नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। दिन के 12 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की मुलाकात। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। मुक्त व्यापार समझौते पर भी होगी चर्चा। राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ तालमेल जैसे विषयों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पेश करेंगी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट। सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली की खोलेगी पोल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में आज लॉन्च होगी नई राजनीतिक पार्टी। छात्र संगठन प्रमुख नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में नेशनल सिटीजन पार्टी का गठन। और खेल में होगी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज रोचक जंग। जीतने वाली टीम को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। अब खबरें विस्तार से। भारत और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आज एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। इस दौरान दोनों नेताओं में मुक्त व्यापार समझौते समेत रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने पर बातचीत होगी। रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और लेयन के बीच वार्ता शुल्क को लेकर यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हो रही है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि संघर्ष और तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में यूरोप के लिए भारत एक भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उर्सुला वॉन डर लेयन की मुलाकात हुई और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भी उम्मीद जताई है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ सुरक्षा और रक्षा बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। दोनों पक्षों पर सूचना सुरक्षा समझौते को मजबूत करने की प्रक्रिया में है। भारत और यूरोपीय आयोग के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में आज सुबह एक क्लस्टर बैठक हुई। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच हैदराबाद हाउस में ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूरोपीय संघ आयोग की उपाध्यक्ष रोक्साना मिजांतू से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, अपने मंत्री स्तरीय सहयोगी जयंत सिंह के साथ यूरोपीय संघ आयोग के उपाध्यक्ष रोक्साना मिजांतू और उनके प्रतिनिधि मंडल से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सक्रिय बनाने और साथ ही नए प्रतिमान बनाने के बारे में उनके विचारों की मैं सराहना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए आज एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ तालमेल बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल स्थापित करना है, जिससे राजधानी की कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। तो दिल्ली के कानून व्यवस्था पर आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है
गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक की है जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के गृह मंत्री और दिल्ली के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई कई विषयों पर। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय में ये बैठक आयोजित की गई है जहां दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बैठक ली है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। और हमारे संवाददाता निशांत राय समय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आज ये इनसे ज्यादा जानकारी ले ले। निशांत, किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक में? दिल्ली की कानून व्यवस्था किस तरीके से मजबूती के साथ किस तरीके से स्थापित हो, इसके लिए आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही और बैठक फिलहाल चल रही है। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी बैठक में मौजूद है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक में मौजूद है और बैठक में हर एक पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक बैठक लंबे समय के बाद हो रही है। शीला दीक्षित सरकार के समय ये बैठक हुई थी और उसके बाद से आज ये बैठक हो रही है। और हमने देखा था कि पिछली सरकार और पुलिस के बीच समन्वय न होने के कारण किस तरीके से दिल्ली में समय समय पर अराजक स्थिति उत्पन्न हुई थी और ऐसे में ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है कि सरकार और पुलिस में अगर समन्वय बेहतर स्थापित होगा तो राज्य में खासकर दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत होगी और उसकी शुरुआत इस बैठक के माध्यम से हो रही है। साथ ही साथ निशांत, आपसे पूछना चाहेंगे कि इससे पहले आपकी सरकार थी और अब डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक, क्योंकि कई समय से इस तरीके की बैठक लंबित थी और आज जब दिल्ली की कानून व्यवस्था पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है तो क्या निष्कर्ष निकलने की उम्मीद बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें डबल इंजन की सरकार की तो केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है इसने तमाम राज्य जो बीजेपी शासित राज्य भी नहीं रहे हैं वहां पर भी कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तमाम कदम उठाए गए हैं। अगर मुख्यमंत्री सरकार के साथ मिलकर कानून व्यवस्था मजबूत करना चाहते हैं तो, और दिल्ली में चूंकि बीजेपी की सरकार है और ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बात को अच्छी तरीके से समझती हैं कि दिल्ली देश का प्रतिबिंब है और अगर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कहीं भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो पूरी देश की इमेज पर सवाल उठता है। ऐसे में दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और दिल्ली में जो कमियां रह गई थी, जो पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कमियां रह गई थी सरकार और पुलिस में समन्वय ना होना, उन कमियों को दूर किया जाए, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। और बैठक में उन तमाम मुद्दों पर जो राष्ट्रीय राजधानी को प्रभावित करते हैं, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की जाए या अन्य मुद्दों की बात की जाए तो इन तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह बैठक बेहद अहम है जो कि फिलहाल चल रही है। क्या निशांत, बड़े अहम फैसले इस बैठक के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल खासकर अगर बात की जाए तो ग्रास रूट लेवल पर किस तरीके से पुलिसिंग हो, सरकार के जो अधिकारी हैं वो पुलिस का कैसे सहयोग करें और बाकी जो डिपार्टमेंट है उनका पुलिस कैसे सहयोग करे, हमें बहुत सारी चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी। और जो एक तनातनी रहती थी सरकार और पुलिस के बीच वो दिल्ली में अब तनातनी नहीं होगी। उसी के चलते बैठक महत्वपूर्ण हो गई है और बैठक फिलहाल बैठक खत्म होने के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर किन किन बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। चलिए निशांत, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब इस बैठक का समापन होगा और पता चलेगा कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे और चर्चाएं इस बैठक में की गई हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी जिसमें खुलासा हुआ कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के जरिए 2000 करोड़ रुपए की लूट की, जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब आज फिर एक बार स्वास्थ्य से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कैग की रिपोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के ललिता पार्क के एक मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया, जहां की तस्वीरें आपको चौंका देंगी।
कूड़े के ढेर और खतरनाक बिजली के खंभों के बीच बना मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार नजर आ रहा है। ललिता पार्क का मोहल्ला क्लिनिक है जो इस वक्त बंद है और ये मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर है। मोहल्ला क्लिनिक के ठीक सामने गंदगी का ये अंबार है। ये इतनी गंदगी है कि यहाँ पे खड़े आना होना भी दूभर है। जब देखेंगे गंदगी के ठीक सामने तो एक ये बिजली के बड़े बड़े वायर और खंबे लगे हुए हैं जहाँ पर बाकायदा खतरे का बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरा इलाका ये बंद एक 4 दीवारी परिसर में है जहाँ पर गंदगी का अंबार है, बिजली के खतरनाक खंबे लगे हुए हैं और उसके साथ ये मोहल्ला क्लिनिक ये बताता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के जिस मॉडल की बात की और जिसको कैग ने इस स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें जो साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया गया है। उसकी ये ललिता पार्क के मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर अपने आप में उस कहानी को बयां करती है। इसके साथ जिस तरह से कैग ने अपनी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक की खामियों को बताया है, जिसमें न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है बल्कि डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, समुचित तौर पे इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक खोलते नहीं हैं और इसके अलावा जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए खासा स्ट्रगल करना पड़ता है। जिस स्वास्थ्य सेवा का और जिस स्वास्थ्य के मॉडल को पिछली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जिसको कहती थी कि बेस्ट मॉडल है, ये तस्वीर बताती है कि उन्होंने किस बेस्ट मॉडल को खड़ा करने का प्रयास किया है। जो खामियां उठाई गई हैं उसकी तस्दीक करता हुआ इस तरह के कई सेंटर्स हैं जो इस समय आम आदमी पार्टी की नीयत और नीतियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरामैन विश्व बंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। क्या है इस बार की थीम आपको बताएंगे, लेकिन ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि विज्ञान के प्रति जुनूनी लोगों, विशेषकर हमारे युवा अन्वेषकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं। आइए विज्ञान और नवाचार को लोकप्रिय बनाएं और विकसित भारत के निर्माण के लिए विज्ञान का लाभ उठाते रहें। इस महीने के मन की बात कार्यक्रम में मैंने एक दिन वैज्ञानिक के रूप में जिक्र किया था, जहां युवा किसी न किसी वैज्ञानिक गतिविधि में भाग लेते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने X पर वैज्ञानिक स्वभाव, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर अपने विचारों को प्रदर्शित करने वाला एक वीडियो भी साझा किया है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है।
साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत नित नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। बीते 11 वर्षों की बात की जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विज्ञान ने नए आयामों को गढ़ा है। फिर चाहे बात लॉन्च व्हीकल के निर्माण की हो, चंद्रयान की सफलता की हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल हैं। मन की बात में भी पीएम मोदी ने विज्ञान दिवस का जिक्र किया था। हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार। और सीधा अब आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस, जहां यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता शुरू होगी। ये उच्च स्तरीय वार्ता है जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी। आपको बता दें कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर है। यह हैदराबाद हाउस की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन हैंडशेक करते हुए, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये वार्ता मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर उर्सुला वॉन डर लेयन भारत की 3री यात्रा पर हैं और इससे पहले वे अप्रैल 2022 में द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा पर और फिर सितंबर 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई थी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और साथ ही EU कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत की ये पहली यात्रा है। जून 2024 में यूरोपीय संसदीय चुनावों के बाद दिसंबर 2024 में वर्तमान यूरोपीय आयोग के जनादेश की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसी यात्राओं में से ये एक है। और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डर लेयन के बीच प्रतिनिधिमंडल वार्ता की शुरुआत होने जा रही है हैदराबाद हाउस में। बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व की ओर से एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप
देने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है। और इस दौरान दोनों नेताओं में मुक्त व्यापार समझौते समेत रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाने पर बातचीत होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्र हैं जिस पर चर्चाएं की जाएंगी, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी और हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें, जहां उच्च स्तरीय वार्ता की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और लेयन के बीच वार्ता शुल्क को लेकर यूरोपीय संघ और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेरिकी प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस तरीके की वार्ता को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सूफी संगीत महोत्सव जहान खुसरो में भी भाग लेने वाले हैं। ये महोत्सव आज से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा और इसमें दुनिया भर के कलाकार सूफी संगीत, कविता और नृत्य प्रस्तुत करेंगे। यह महोत्सव प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली द्वारा 2001 में शुरू किया गया था और इस साल इसका 25वां संस्करण मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेह बाजार का भी दौरा करेंगे, जहां एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने फ्रांस के न्यूवे चैपल भारतीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीरतापूर्वक लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सर्वोच्च बलिदान को याद किया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके तस्वीरें भी साझा की। साथ ही लिखा कि न्यूवे चैपल स्मारक वैश्विक शांति के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो शहीद सैनिकों के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि और उनकी स्थायी बहादुरी की याद दिलाता है। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दत्तात्रेय गाडे को पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जिले के शिरूर तहसील के एक गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी गाडे की गिरफ्तारी में मदद के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। गाडे पर पुलिस पुणे में स्वारगेट बस अड्डा पर राज्य परिवहन की एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की 13 टीम जुटी हुई थी। गाडे के खिलाफ पुणे और पास के अहिल्या नगर जिले में चोरी, डकैती और चेन झपटमारी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुणे जिले के शेरूर तहसील के गांव से हुई गिरफ्तारी गाडे पर राज्य परिवहन की बस में महिला से बलात्कार का आरोप और साथ ही बता दें आपको कि गाडे पर राज्य परिवहन की बस में 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है और उसके पकड़ने के लिए 13 पुलिस टीमें बनाई गई थी। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, मनाली, किन्नौर और चंबा के ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। लाहौल और स्पीति में हुई भारी बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। इससे पूरे लाहौल स्पीति जिला, चंबा और किन्नौर के कई क्षेत्रों में का शेष दुनिया से संपर्क कट गया है। वहीं मनाली और आसपास के क्षेत्रों में चौथे दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। शहर में 1 फीट बर्फ की परत जमी हुई है, जबकि सोलंग नाला में 3 फीट और अटल टनल में 4.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मनाली से अटल टनल और लाहौल स्पीति की ओर जाने वाला NH3 बाधित हो गया है। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी के चलते कई स्थानों पर एवलांच आने की भी अंदेशा जताया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उधर जम्मू और कश्मीर के डोडा में गंडोह भलेसा पर्वत पर भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से गंडोह भलेसा पर्वत पर मनमोहक सफेद बर्फ की चादर से हरे भरे इलाके को एक प्राचीन शीतकालीन वंडरलैंड में बदल दिया गया है। कुल्लू जिले में भारी बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऊंचाई पर बसे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और जगह जगह हो रहे भूस्खलन से यातायात अवरुद्ध हो गया है।
बीती रात से कुल्लू शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की सप्लाई ठप हो गई है। जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुबह सुबह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 11 मजदूर उस नदी में फंस गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर एसडीआरएफ के साथ राजबाग पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सभी 11 लोगों को सुरक्षित नदी की तेज धारा से बचा लिया गया। तो उच्च नदी में फंसे 11 मजदूरों को सुरक्षित बचाया गया है। कठुआ की ये तस्वीरें हैं जहां 11 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।